हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं यशवंत दामले और आप देख रहे हैं यस मनी विज्ञान चैनल। यस मनी विज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम आप सीखेंगे डाल्टन का परमाणुवाद और डाल्टन के परमाणुवाद की सीमा देखेंगे। साथ साथ में आधुनिक परमाणुवाद भी हम आपको आज इसमें बताएंगे। ठीक, पिछले वीडियो में मैं आपको इसी यूनिट के संबंधित मैं मूल अनुपाती सूत्र ज्ञात करने की विधि आपको बता चुका हूँ, स्थिर अनुपात निकालना बता चुका हूँ, किस प्रकार से स्थिर अनुपात का नियम बता चुका हूँ, गुणित अनुपात का नियम बता चुका हूँ। ये सारी वीडियो मैं पिछली 5 वीडियो बना चुका हूँ इस यूनिट की। मैं आपको इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से इन्हें आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ में। आज के वीडियो में हम समझेंगे जॉन डाल्टन परमाणु सिद्धांत या परमाणुवाद जिसे कहा जाता है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के नाम से चलता है। जॉन डाल्टन ने सन 1808 में रासायनिक सहयोग के नियमों को देखते हुए पदार्थ का परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया है। इस सिद्धांत की प्रमुख परिकल्पनाएं निम्नलिखित हैं, नीचे दी गई हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर पर उन्होंने कह दिया है, प्रत्येक पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें परमाणु कहते हैं। आप जानेंगे कि जो भी पदार्थ प्रकृति में पाए जाते हैं वे सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें की परमाणु की संज्ञा दी जाती है। यहाँ पदार्थ की बात करेंगे कि प्रत्येक पदार्थ वास्तव में छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो ये पदार्थ आप देखेंगे तो ये बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। ये सभी पदार्थ के जो छोटे छोटे कण हैं वह छोटे से छोटा कण परमाणु के नाम से जाना जाता है, अर्थात इस छोटे से कण को नाम दिया गया है परमाणु। जॉन डाल्टन के अनुसार प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे परमाणु नाम दिया गया है। ठीक, यहाँ से आप इसे समझ सकते हैं कि प्रत्येक छोटा पदार्थ परमाणु कहलाता है, अर्थात जो भी पदार्थ है उसकी इकाई है वो परमाणु है, अर्थात प्रत्येक पदार्थ जो है वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है, ऐसा उन्होंने कहा। इसके बाद एक बात और उन्होंने कही, दूसरे नंबर पर चलते हैं। हम दूसरे नंबर पर देखते हैं कि एक ही तत्व के सभी परमाणु आकार में समान होंगे, बाहर में समान होंगे। तो ये जानकारी हमें मिलती है। प्रत्येक तत्व जो देखिए परमाणु से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें परमाणु कहा गया है। तो हम मान के चल रहे हैं ये कि पदार्थ है या तत्व है जो परमाणुओं से मिलकर बना है। ये ग्रीन पार्ट से है, ये सभी परमाणु की ओर इंगित कर रहे हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दूसरे नंबर पर कह सकते हैं हम इसमें कि एक ही तत्व के सारे परमाणु सभी आकार से, बाहर से और रंग से आपस में समान होते हैं। ये सभी आपस में एक दूसरे के समान हैं, किंतु दूसरे परमाणु की अपेक्षा एक दूसरे से भिन्न होंगे। दूसरे परमाणु या दूसरे तत्व के परमाणु से ये परमाणु भिन्न होते हैं, एक तत्व के परमाणु सर्वदा समान होते हैं। देखिए दूसरे नंबर पर लिखा गया है, एक ही तत्व के सारे परमाणु या सारे परमाणु सभी आकार से, अर्थात बाहर से आकार और सभी गुणों में समान होते हैं, किंतु दूसरे तत्व के परमाणुओं से भिन्न होते हैं। तो दूसरे तत्व के परमाणु से ये एकदम अलग होंगे। यहाँ एक तीसरे नंबर पर जो बात कही है परमाणु अविभाज्य है, वो डाल्टन के द्वारा कही गई है और डाल्टन की यह बात बाद में गलत साबित हुई है, अर्थात यह रासायनिक विधि द्वारा विभाजित नहीं किया सकता है। इसलिए उन्होंने लिखा है ए बराबर हुआ कैन नॉट और टॉम बराबर हुआ कट, अर्थात इसे एटम बोला गया है तो इसीलिए इसे एटम बोला गया। उन्होंने बताया है कि कैन नॉट मीन्स काटा नहीं किया सकता, टॉम मीन्स कट, अर्थात उसे काटा नहीं जा सकता, उसे विभाजित नहीं किया सकता है, ऐसा उन्होंने बताया है, जो कि सर्वदा भविष्य में गलत साबित हुआ है। ठीक, यहाँ हम देखेंगे अगला चौथे नंबर का बिंदु देखेंगे। यहाँ सबसे पहले परमाणु सदैव छोटी पूर्ण संख्याओं के सरल अनुपात में सहयोग करते हैं और यौगिक परमाणु आधुनिक अणु बनाते हैं, अर्थात यौगिक परमाणु बनाएंगे या आधुनिक अणु बनाएंगे तो ये छोटी पूर्ण संख्या में आपस में सहयोग करके यौगिक का निर्माण करते हैं। देख पाएंगे आप कि एक हाइड्रोजन का परमाणु यहाँ पर देखेंगे तो ये एक हाइड्रोजन का परमाणु है, दूसरे हाइड्रोजन का परमाणु यहाँ पर है। ठीक, तो दो हाइड्रोजन के परमाणु हैं जो एक ऑक्सीजन के परमाणु के साथ में सहयोग करेंगे। ठीक, और सहयोग करके ये एक यौगिक बना रहे हैं जिसे कहा जाता है H2O। यह दो हाइड्रोजन के परमाणु एक ऑक्सीजन के परमाणु के साथ में
यौगिक बनाएंगे जो कि एक सरल अनुपात है इनका, और मिलकर एक यौगिक बना रहे हैं जिसे बोला जाएगा H2। यहाँ पर देख पाएंगे आप, ये देखिए दोनों हाइड्रोजन के परमाणु एक ऑक्सीजन के परमाणु के साथ मिलकर एक यौगिक का निर्माण किया है नाम H2, जिसमें कि सरल अनुपात में दो हाइड्रोजन परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं और जो वास्तव में एक निश्चित अनुपात में संयोजित होते हैं, 2:1 इनका अनुपात यहाँ पर दिया गया, तो इसी अनुपात में ये संयोग करते हैं। ठीक, 5वें नंबर पर दिया गया एक ही यौगिक के समस्त यौगिक परमाणु आधुनिक आपस में समान होते हैं। मतलब एक यौगिक के सभी परमाणु कैसे होंगे, समान होंगे, और परमाणु को ना तो उत्पन्न की सकता है ना ही नष्ट की सकता है। तो ना तो परमाणु को नष्ट की सकता है, ना ही बनाया जा सकता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु में द्रव पदार्थ के सभी गुण पाए जाते हैं। जो भी परमाणु है, जिस पदार्थ का वो परमाणु है, उसमें उस पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहेंगे। जैसे कि लोहा है तो लोहे के सभी जितने भी कण होंगे, लोहा धातु के जितने भी कण होंगे, वो प्रत्येक कण अर्थात प्रत्येक परमाणु आपस में चुंबक से चिपकने का गुण रखेगा। ठीक ना, मैग्नेट की ओर आकर्षित होने का गुण रखेगा, अर्थात वह चुंबक की ओर आकर्षित होगा। ठीक, अगला बिंदु देख लेते हैं 8वां। यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला सूक्ष्म कण है जो रासायनिक परिवर्तन के पश्चात भी अपनी निजी पहचान को बनाए रखता है। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में ये अपनी पहचान नहीं खोते, केवल अवस्था परिवर्तित हो जाती है, अर्थात वह अपनी अवस्था को परिवर्तित कर लेते हैं। बस इतना हो सकता है, उनमें पुनर्व्यवस्था हो सकती है। ठीक है ना, जैसे पुनर्व्यवस्था के तौर पे हम आपको एक उदाहरण आपके सामने दे रहे हैं, तो पुनर्व्यवस्था में आप देख पाएंगे किस प्रकार से उदाहरण आपके सामने है। यह देखेंगे आप, देखिए जैसे कि आयरन एक लोहे की कील को आप कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं। कॉपर सल्फेट का विलयन चूंकि जो कि नीले रंग का है, वह थोड़े समय पश्चात हरे रंग का हो जाता है, क्योंकि वहां पर कॉपर सल्फेट के स्थान पर आयरन सल्फेट का निर्माण हो जाता है, अर्थात FeSO4, और कॉपर वहां से विस्थापित हो जाता है। तो इस प्रकार से देखिए पोजीशन स्थिति बदल गई है, स्थानांतरण हो गया, पुनर्व्यवस्था हो जाती है इनकी, अर्थात ये नष्ट नहीं होती, अपनी पहचान नहीं खोते, लेकिन पुनर्व्यवस्था इनकी हो जाती है। तो यह डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है। आगे हम इसकी सीमा देख रहे हैं, इसी में यह देख लेते हैं डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सीमाएं। लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत जो कमियां हैं वो निम्नलिखित दी गई हैं। सबसे पहली कमी है विभिन्न पदार्थों के परमाणु एक दूसरे से भिन्न होने की व्याख्या न कर पाना। ऐसा ना बताना कि एक पदार्थ के परमाणु दूसरे पदार्थ के परमाणु से किस प्रकार से भिन्न है, इसकी पूरी तरह से व्याख्या नहीं कर पाए हैं डाल्टन, इसलिए यह इसकी कमी बन गई है। दूसरे नंबर पर देखते हैं पदार्थों के परमाणु के संयुक्त होकर यौगिक बनने के कारणों को स्पष्ट न कर पाना, कि पदार्थों के परमाणु आपस में संयुक्त होकर यौगिक क्यों बनाते हैं, इसका कारण भी स्पष्ट नहीं कर पाए हैं डाल्टन। तीसरे नंबर पर यौगिक परमाणु अणु में परमाणु के मध्य बंधन बलों की व्याख्या न कर पाना, कि यौगिक जो बना है उसमें परमाणु जब आपस में मिल रहे हैं तो किस प्रकार के बंध उनमें बन रहे हैं, या संयोजी बंध बन रहे हैं, विद्युत संयोजी बंध बन रहे हैं, आयनिक बंध या उपसे संयोजी बंध बन रहे हैं, ये क्यों बन रहे हैं, तो इसका कारण भी स्पष्ट नहीं कर पाए हैं। गैलुशेक के गैसीय संयोजन के नियम की व्याख्या नहीं कर पाए हैं डाल्टन। और इसके बाद परमाणु तथा यौगिक परमाणु अणु में भेद न कर पाना, तो इस प्रकार के यौगिक के परमाणु हैं उनमें अंतर नहीं कर पाए हैं, उसमें अंतर सुस्पष्ट नहीं कर पाए हैं ये, तो इसीलिए ये डाल्टन की कमियां हैं, या जिन्हें हम लिमिटेशंस के नाम से जानते हैं, ये डाल्टन की कमियां भी कह सकते हैं, और डाल्टन की सीमाओं के नाम से भी ये जानी जाती हैं। तो ये परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है क्वेश्चन, इसीलिए इसे तैयार कर लीजिए। आगे हम देख लेते हैं आधुनिक परमाणुवाद। आधुनिक परमाणुवाद क्या है, तो आधुनिक परमाणुवाद में बताया गया है कि परमाणु अविभाज्य नहीं है, अर्थात परमाणु को विभाजित किया सकता है, और एक परमाणु प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन आदि से मिलकर बना होता है। यदि हम देखना चाहें तो वास्तव में एक परमाणु जो है एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वास्तव में परमाणु की कक्षा में चक्कर लगाते हैं, ये कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं और वो पाए जाते हैं। ठीक,
दूसरे नंबर पर एक पदार्थ के सभी परमाणु समान नहीं होते, एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु होते हैं जिन्हें समस्थानिक कहा जाता है। ऐसा उन्होंने बताया था कि एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, लेकिन ये परमाणु अलग अलग भी हो सकते हैं। इसीलिए इन्होंने बताया कि ये परमाणु जो अलग अलग होते हैं वो कहलाते हैं समस्थानिक। जैसे कि कार्बन 12 और कार्बन 14, दो प्रकार के कार्बन हमारे पास मिलते हैं, एक समस्थानिक 12 और समस्थानिक 14। दोनों के कार्बन परमाणु अलग अलग हैं। इसी प्रकार से आप दूसरे भी हाइड्रोजन के भी 3 समस्थानिक ले सकते हैं, प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है, ट्राइटियम है। तो ये 3 समस्थानिक यहाँ भी मौजूद हैं। तीसरे नंबर पर एक पदार्थ के परमाणु का दूसरे पदार्थ के परमाणु में रूपांतरण संभव है, जबकि एक पदार्थ का परमाणु दूसरे पदार्थ के परमाणु में रूपांतरित हो सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ से इस प्रकार से अपन इसे संभव बना सकते हैं कि कार्बन 14 में और कार्बन 14 कार्बन 12 में रूपांतरित हो सकता है, और परमाणु को ऊर्जा में परिवर्तित करना संभव है। ठीक है ना। तत्वों के परमाणु संयुक्त होकर अणु बना सकते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से होती है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी वो परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से रासायनिक अभिक्रिया संभव होती है। अर्थात जो आयनिक यौगिक होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन, जो रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी वो इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से संभव होती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रासायनिक अभिक्रिया के बारे में यदि मैं चर्चा करूं, Zn डाई पॉजिटिव है। ठीक, ये कैसे बना इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। संचयक सेल की कार्यविधि में लेते हैं। जस्ते की जो क्षण है वो वास्तव में विलयन में डूबी हुई है, और जस्ते की क्षण जो विद्युत अपघट्टी विलयन में डूबी हुई है वह धीरे धीरे घुलना प्रारंभ करती है और घुलकर अपने 2 इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से मुक्त कर देती है। ठीक, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जो फ्री हो जाते हैं, तब कॉपर की जो क्षण होती है वास्तव में वो 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेती है, क्योंकि यहाँ से इसके इलेक्ट्रॉन रिड्यूस हो चुके होते हैं पहले से। ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी, ग्रहण करके अपने पॉजिटिव चार्ज को हटा लेती है। ठीक, तब यहाँ पर आप देख पाएंगे ये बन जाता है कॉपर सॉलिड, और जो उस पर जमा होने लगता है, कैथोड पर जमा होने लगता है। ये क्रिया होती है एनोड पर, जी कैथोड पर। यहाँ आयनों के कारण ये क्रिया हो रही। जिंक के द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन कॉपर के द्वारा एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, ग्रहण किए जा रहे हैं, तो अवस्था में परिवर्तित हो गया। ये सॉलिड था, सॉलिड से ये घुलनशील अवस्था में आ गया, जलीय विलयन अवस्था में आ गया है, और जो घुलनशील अवस्था में था, घुलनशील अवस्था से सॉलिड अवस्था में चेंज हो गया, तो अवस्था भी परिवर्तित हो गई। तो इलेक्ट्रॉनों के कारण रासायनिक अभिक्रिया होती हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से रासायनिक अभिक्रिया भी होती हैं। ये आधुनिक बात के द्वारा बताया गया है। अगले वीडियो में हम आगे अध्ययन करेंगे अगला टॉपिक के साथ में। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। 11th क्लास के केमिस्ट्री वीडियो आपको मिलेंगे इसी प्रकार से। ठीक, और जो कोई अगर टॉपिक आपको कठिन लगता है, समझ में नहीं आता है, तो मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा आपके लिए।